हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल K2N सॉल्यूशन एजुकेशन में स्वागत है। आज फिर से आप सभी के लिए लेकर आए हैं 12th VBI प्रश्न 2021 NCERT MCQ भौतिकी के लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। जो ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में बार बार पूछे गए हैं और इस बार भी आने की संभावना है। इसमें लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय दोनों प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। ये सेट नंबर 4 है। तो अगर चाहते हैं कि सेट नंबर 3, 2, 1 देखें तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्ले लिस्ट में जाकर इससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। यहाँ से आपको 100% की गारंटी देते हैं कि यहाँ से ये प्रश्न पूछे जाएंगे तो जाएंगे, यहाँ से आएगा तो आएगा ये प्रश्न। तो चलिए देखते हैं वो कौन से प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं आपके बिहार बोर्ड में। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। मैं ये बता दूं कि अगले दिन यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूं कि आप लोग अगर एग्ज़ाम में बैठेंगे तो किस क्वेश्चन को किस तरह लिखेंगे कि आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो मैं कल इस पे डिस्कस करूँगा। अगर अगर इससे सहमत सभी विद्यार्थी हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर चाहते हो कि हम इसके बारे में बताएं किस प्रकार के प्रश्न को लिखेंगे कि प्रश्न आंसर नहीं, नंबर नहीं कटेगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर बताएंगे। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने प्रश्न की ओर और देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न पूछता है कि प्रकाश क्या है। ठीक है, आपका ये प्रश्न पूछता है कि प्रकाश क्या है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि प्रकाश क्या है और कितने स्टूडेंटों को पता भी नहीं होता है। तो चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं कि प्रकाश जो है एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। एक प्रकार का ऊर्जा का एक रूप है जो स्वयं अदृश्य रहते हुए भी वस्तु को क्या करता है, दृश्यमान बनाए रखता है। यानी कि लाइट से हमें क्या किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ये खुद ही अदृश्य रहता है लेकिन हम इसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, तो इसे ही बोलते हैं प्रकाश। ठीक है, इसके बारे में जो ऑब्जेक्टिव के रूप में भी बन सकता है। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो ऑब्जेक्टिव के रूप में आते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा यहाँ से प्रश्न। तो यहाँ पे पहला नंबर नोट में है कि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो पूछा जा सकता है कि प्रकाश जो है कैसा अ, तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, फिर यहाँ से पूछा जाएगा कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, तो अनुप्रस्थ होती है। आप लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हम लोग के जब एग्ज़ाम पड़ा था, जब हम लोग एग्ज़ाम दिए थे 12th का, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश का प्रकृति कैसा होता है, तो अनुप्रस्थ होता है। ठीक है, ये भी पूछा गया था कि प्रकाश का जो तरंग होता है वो कैसा होता है, तो वो विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत चुंबकीय होता है। ठीक है, अगला इसी में पूछेगा ऑब्जेक्टिव के रूप में कि इसका सर्वाधिक वेग किसमें होता है। तो प्रकाश का सर्वाधिक वेग जो होता है वो निर्वात में होता है। इसमें होता है, निर्वात में होता है। और कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये होता है वेग का, प्रकाश का चाल। ठीक है, इसी में है 4 नंबर पॉइंट में कि प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है जिसमें लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। पूछा जा सकता है कि प्रकाश में सबसे अधिक किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो लाल का। और सबसे और बैंगनी का, और पूछा है कि सबसे कम किसका होता है, तो वह है बैंगनी का। बैंगनी का सबसे कम होता है और लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। अगला प्रश्न नोट में है कि हमारे नेत्र के लिए सबसे अधिक सुग्राही रंग कौन सा है, तो वो है पीला। हमारे नेत्र के लिए सबसे अधिक सुग्राही रंग जो है वो पीला है। तो यहाँ से कई प्रकार के ऑब्जेक्टिव भी आपको देखने को मिल गया। ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी प्रकार के इसमें प्रश्न आपको मिलेंगे। तो आप चाहें तो यहाँ से अपना आप यहाँ से कई प्रकार के प्रश्नों को बनाकर
आप उसका जवाब दे सकते हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एग्जाम में ये आएगा तो आएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न भी है जो कई बार पूछता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर आपतित होती है और आपतित होने के बाद अभिलंब की दूसरी ओर मुड़ जाती है, मुड़कर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उसे बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन। अगर पूछा जाए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, ये भी पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, उनके उदाहरण दीजिए। तो ये आपको लिखना पड़ता है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? निम्नलिखित 2 नियम है। ठीक है, तो पहला नियम जो है यहाँ पे देख लेते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होता है। आपका अलग अलग प्रश्न पूछता है कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनकी उल्लेख करें। ठीक है, और ये अलग पूछता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। इसका फर्स्ट नंबर देख लिए। दूसरा नंबर देखते हैं। ये जो दिख रहा है ये फिगर है। ठीक है, आपको एग्जाम में अगर फिगर भी बनाना पड़े तो बनाना पड़ेगा, अगर बोले बनाने के लिए तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फिगर अगर बनाते हैं तो आपको एक नंबर भी कहीं से नहीं कटेगा। ठीक है, आपका लिखावट में कट भी सकता है तो फिगर में कहीं नहीं कटेगा, क्योंकि आपके लिखावट में जो है वो राइटिंग के हिसाब से मतलब नंबर मिलता है, उसमें कटता है, लेकिन आपका फिगर में थोड़ा सा भी चांस नहीं है कि नंबर कटेगा। ठीक है, आप जितना बेहतर फिगर बनाएंगे उतना आपको उतना फुल मतलब किसी तरह बनाएंगे, एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए, तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। आपका दूसरा नियम है कि आपतन कोण, आपतन के आपतन के कोण और परावर्तन के कोण के बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो इसे ये दूसरा नियम था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, वो भी ये वीडियो देखें और उन्हें भी कुछ लाभ हो सके, और सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है कि प्रतिबिंब क्या है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि इमेज क्या है। ठीक है, इमेज से आप क्या समझते हैं। तो किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है अथवा जिस बिंदु से काटती हुई प्रतीत होती है, तो उस वस्तु को प्रतिबिंब कहते हैं। तो उस वस्तु को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। साधारण भाषा में देखा जाए तो किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है अथवा काटती हुई प्रतीत होती है, तो उसे बोलते हैं प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? प्रतिबिंब है। अगर आप इतना लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि दर्पण क्या है। ठीक है, ये भी पूछता है कि दर्पण क्या है। तो दर्पण कांच का एक टुकड़ा होता है जिसके एक भाग रज्जित होता है और इस टुकड़े से प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? दर्पण कहते हैं। पूछा जा सकता है कि दर्पण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है दर्पण में कि गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण से आप क्या समझते हैं? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। इतना लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, इतना भी लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। अलग अलग प्रश्न जो है ये VVI सब आपके लिए प्रश्न लेकर आए हैं, जो अभी तक यानी कि 2020 तक ये सभी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, 2010 से लेकर 2020 के बीच में ये पूछा गया सभी प्रश्न है, और इस बार भी आने की संभावना है। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न पूछता है कि वक्रता केंद्र क्या है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
यानी कि वक्रता केंद्र क्या है। तो इसमें पूछता है गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, जिसे सी से सूचित करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आपका ये जो प्रश्न है ये 5 नंबर में पूछता है, ठीक है। वो बोलता है कि चिन्ह परिपाटी को समझाइए या उल्लेखित कीजिए। तो प्रतिबिंबों के स्थान, प्राकृतिक एवं स्थिति का पता लगाने के लिए एक परिपट्टी का उपयोग किया जाता है जिसे हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं। यह परिपाटी इस प्रकार से होता है। तो किस प्रकार से होता है, तो आइए देखते हैं। 1 नंबर में है कि सभी दूरियां जो है दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। सेकंड में है कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। कैसा होता है, पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। इसमें अगला पॉइंट है कि आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, ठीक है। इसमें अगला पॉइंट है कि प्रधान अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं, ठीक है, पॉजिटिव होती हैं। इसमें अगला है कि प्रधान अक्ष के नीचे मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, यानी कि निगेटिव होती हैं। तो आप इतना लिखेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर मिल जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है। निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसको बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। इतना साधारण भाषा में और इतना इजीली आप लोगों को आंसर कोई भी नहीं दे सकता है जितना इजीली हम समझाते हैं। अगर चाहे तो एक बार पढ़ ले मेरे इन प्रश्नों को तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम है, आप कभी भूलने का नाम भी नहीं लेंगे। ऐसे हम भाषा को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो बोल रहा है कि प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। यानी कि म्यू बराबर सी भी बटा भी, ठीक है। जहाँ सी जो है निर्वात में प्रकाश की चाल है, इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा कितना होता है, 1 से ज़्यादा होता है। 1 से ज़्यादा जितना भी होता है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कभी भी होगा तो 1 से ज़्यादा ही होगा, 1 से कम कभी नहीं होगा। आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न कि अपवर्तन क्या है, यानी कि रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन अपवर्तन क्या है। तो ये प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है और इस बार भी आने की संभावना है। तो अपवर्तन क्या है, तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये जो दिख रहा है देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आ रही है तो इसको सीधा गुजर जाना चाहिए था, लेकिन ये जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम यानी कि हवा से या पानी में जब प्रवेश कर रही है तो ये अपने अक्ष से विचलित हो जा रही है। यानी कि ये आ रही है सीधा, लेकिन जब दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो ये अपने अक्ष से इधर घूम जाती है, ठीक है। तो इसे ही क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। तो आप बता सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने अक्ष से विचलित हो जाती है, अपने पथ से मुड़ जाती है, उसे ही क्या बोलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन बोलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। हम लोग जब एग्ज़ाम दिए थे तो ये प्रश्न पूछा गया था, यानी कि ये जब एग्ज़ाम मेरा हुआ था तब ये प्रश्न पूछा गया था।
कि कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन को दर्शाइए। ठीक है, बोलता है को दर्शाइए। ठीक है, तो देख लीजिए यही इसका ये फिगर है। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ है कि प्रकाश आ रहा है, जब एक माध्यम से आ रहा है, जब कांच के स्लैब में पड़ रहा है तो ये अपने पथ से विचलित हो जा रहा है, फिर जब बाहर निकल रहा है तो ये अपने पथ से विचलित हो जा रहा है। तो ऐसे है, और इसको इस तरह आना चाहिए था, लेकिन ऐसे ये नहीं आया है। तो इसे टूटी हुई लाइन में दिखाया है। ये जो है कांच का एक स्लैब है। ठीक है, ये है आपका लाइनर एक है। ठीक है, जो ये कोण जो है आई है, और ये कोण जो है I2 है। ये I1 है, ये I2 है, ये R1 है, और इधर यहाँ पे जो है R2 है। ठीक है, इसका अलग अलग नामकरण किया गया है। अगर इतना आप कर देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। एक ऐसा स्थिति आती है जब प्रकाश की किरण संपर्की सतहों का अनुसरण करके चलने लगती है। यदि आपतन कोण का मान थोड़ा बढ़ा दिया जाए और अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से न होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आती है। इस प्रकार के घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन की घटना बोलते हैं। ये जो आपको प्रश्न पूछेगा 5 नंबर में पूछेगा, आपका फर्ज है कि इसका फिगर भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब एक माध्यम से प्रकाश जा रही है दूसरे माध्यम में, तो ये इसको फिगर के जरिए दर्शाया गया है। ठीक है, तो आप लोगों का काम है ये अच्छी तरीके से याद कर लेना। ये 5 नंबर में पूछता है। अगला है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। 1 नंबर में लिखिएगा कि प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में चलाना चाहिए, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यह जाता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। दूसरा है कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान जो होता है क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, आइए जान लेते हैं कि आखिर क्रांति कोण क्या है। ठीक है, ये क्रांति कोण क्या है। तो 90 डिग्री अपवर्तन कोण के संगत आपतन कोण को ही क्या बोलते हैं, क्रांति कोण को बोलते हैं। यानी कि 90 डिग्री अपवर्तन कोण के संगत आपतन कोण को ही क्या बोलते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। क्रांति कोण को आईसी या थीटा सी से सूचित करते हैं। तो ये इसका फिगर है। ठीक है, इसमें एक और भी प्रश्न पूछता है कि क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक के बीच संबंधों को दर्शाइए। ठीक है, ये 5 नंबर में पूछेगा, अगर पूछेगा तो। ठीक है, तो इसका आंसर लिखना है कि माना कि 2 माध्यम हवा तथा कांच है जिसका अपवर्तनांक क्रमशः M1 तथा M2 है, और उतना लिखने के बाद आप इसका फिगर बनाएंगे। ठीक है, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, ये जो है ये ऐसे जा रहा है, यहाँ से इस तरह मुड़ गया है। ठीक है, इस लाइनर पे। तो आप लोगों को ये फिगर बनाना है। उसके बाद लिखना है कि स्नेल के नियमानुसार, स्नेल का नियम क्या था। तो उनका नियम था साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू1 बटा म्यू2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए म्यू2 बटा साइन आई बराबर म्यू1 साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे मान दिया गया है म्यू1 का मान। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, और यहाँ पे 1 में म्यू1 से गुना किए हैं तो म्यू1 ही आ गया है, और इतना इतना। इसके बाद म्यू2 बटा म्यू1 बराबर 1/साइन आई। तो साइन आई का मान जो है IC होता है। ठीक है, तो इतना लिख दिए हैं। अगर इतना आप कर देंगे तो आपको
5 नंबर मिल जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि प्रकाश तंतु क्या है, ऑप्टिकल फाइबर क्या है या लाइट पाइप क्या है। ये भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 2 नंबर में पूछा जाएगा कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है। प्रकाश तंतु एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से बहुत ही कम तीव्रता हानि पर प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। ये एक प्रकार की युक्ति है जिसकी सहायता से क्या करते हैं, प्रकाश को कम ही हानि पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, अगर पूछेगा कि सिर्फ कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है तो वो 2 नंबर में पूछेगा। अगर बोलेगा कि चित्रानुसार इनका वर्णन करें तो आपको 5 नंबर में पूछेगा। तो देखिए ये ऑप्टिकल फाइबर का फिगर है। ठीक है, ये लाइट इन है, ये लाइट आउट है, इसको बोलते हैं क्रोड, इसको बोलते हैं जैकेट, और इसको जो इसमें बीच वाला लाइनर जो दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं क्लोडिंग। ठीक है, इसके सिद्धांत के बारे में देख लेते हैं। तो सिद्धांत, यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके 3 मुख्य भाग हैं। कौन कौन? क्रोड। तो क्रोड के बारे में पहले जान लेते हैं। यह ऑप्टिकल फाइबर का केंद्रीय भाग होता है जो उच्च कोटि के कांच अथवा क्वार्ट्ज से बना होता है। इसका अपवर्तनांक क्लैडिंग से अधिक होता है। उसी में दूसरा पॉइंट है क्लैडिंग। तो क्लैडिंग क्रोड के चारों ओर संकेंद्रीय रूप से कांच का एक आवरण होता है जिसे हम क्लैडिंग कहते हैं। ये बी नंबर पॉइंट था। इसी में पॉइंट नंबर सी जैकेट है। तो ऑप्टिकल फाइबर को बाह्य रगड़ से बचाने के लिए पॉलीयूरेथेन नामक पदार्थ से निर्मित एक सुरक्षा युक्ति का उपयोग किया जाता है जिसे हम जैकेट कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप इतना लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा ऑप्टिकल प्रकाश तंतु से लेकर यहाँ तक। आपका अगला, इसी में आपको लिखना है इसके उपयोग क्या है। तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर का जो उपयोग है, एक तो पहले तो चिकित्सा के क्षेत्रों में, और दूसरा प्रकाश को कम तीव्रता हानि पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में। ठीक है, ये 2 इसके उपयोग हैं। आपका अगला प्रश्न है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हीरा क्यों चमकता है। वाई आर यू डायमंड शाइनिंग। हीरा क्यों चमकता है? तो हम जानते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक कितना है, 2.42, और क्रांति कोण 24.4 होता है। हीरे के फलकों को इस प्रकार से काटा जाता है कि इसमें एक बार प्रकाश प्रवेश कर जाए तो उसका बार बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, और इस प्रकार से हीरा चमकता है। तो इसका आंसर यही होगा। अगला प्रश्न है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो पृथ्वी का वायुमंडल कभी कभी शांत नहीं होता। कभी गर्म हवाएं तो कभी ठंड हवाएं बहती रहती हैं। गर्म हवाओं का घनत्व और अपवर्तनांक अपेक्षाकृत कम होता है जबकि ठंडी हवाओं का ज़्यादा होता है। इस असमानता के कारण ही वायुमंडलीय अपवर्तन की क्रिया होती है और तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अगला है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय 2 मिनट का अंतर हो जाता है क्यों, या फिर पूछा जा सकता है कि आभासी सूर्यास्त और वास्तविक सूर्यास्त में 2 मिनट का अंतर होता है क्यों। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर होगा, सूर्योदय के समय सूर्य से आने वाली किरणें निर्वात को पार करके वायुमंडल में प्रवेश करती हैं जहां वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, और इस अपवर्तन के क्रिया के कारण ही वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त में लगभग 2 मिनट का अंतर प्रतीत होता है। तो आप अगर इतना लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, एक प्रश्न पूछता है कि अवतल दर्पण में ए बराबर r/2 को सिद्ध करें। तो हम यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको, उत्तल
उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 को देख लेना है, सिद्ध कर लेना है, ठीक है, अच्छी तरीके से, क्योंकि इस दोनों में से कोई एक जरूर आएगा तो आएगा, ठीक है। आपको 5 नंबर यहाँ से पूछा जाता है। तो F बराबर R/2 अवतल दर्पण में सिद्ध करना है। माना, पहले लिखेंगे कि माना AB एक अवतल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण आपतित होती है और परिवर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से गुजर जाती है। तो पहले आप इतना भाषा लिखेंगे, सेम टू सेम यही भाषा लिखेंगे, हम जिस तरह बता रहे हैं अगर उस तरह लिख देंगे तो आपको 5 नंबर फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो आप इस तरह इसका फिगर बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, पहले लेंगे NCM में और टेन थीटा बराबर NM/CM समीकरण फर्स्ट लिखेंगे, फिर तथा NF में आएंगे, यहाँ पे जो नामकरण किए होंगे यही है, ठीक है। पहले इसको लेना है, फिर उसके बाद इसको लेना है बड़े वाले को, ठीक है। और इसका समीकरण tan2 थीटा बराबर इतना मान लेना है, ठीक है। उसके बाद थीटा का मान बहुत बहुत छोटा होने पर, यानी कि tan थीटा अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट थीटा, तो tan2 थीटा अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट 2 थीटा, ठीक है। tan दोनों हट गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से 2 थीटा बराबर NM/FM। तो 2 थीटा यानी कि थीटा का मान जो है उधर निकाला गया था, तो NM/CM आया था और NM/FM, ठीक है, दोनों में से कट गया है। यदि द्वारक छोटा हो तो M बराबर P, यानी कि 2/CP बराबर 1/FP। तो FP बराबर CP/2, अतः इतना बराबर इतना, तो C/2, यानी कि C/2 है तो C यानी कि R, तो F बराबर R/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रूफ, आपको 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, ये प्रश्न है कि अवतल दर्पण के गोलीय सतहों से अपवर्तन की क्रिया विधि को समझाइए। ये आपको 5 नंबर में पूछेगा, ठीक है, VBI प्रश्न है। तो अगर ये हम बता देते हैं तो आपको उत्तल का इसी तरह देख लेना है, ठीक है। तो देखिए, माना APB एक गोलीय अवतल सतह है, इसके ऊपर बिंदु O पर एक वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है, जो काल्पनिक सीधा और छोटा बनता है, ठीक है। और इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए, ये जो है आपका अवतल दर्पण गोलीय सतह है, ठीक है। आइए स्नेल के नियमानुसार μ1/sin I/μ2/sin R समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। यदि I तथा R का मान बहुत बहुत छोटा हो तो साइन I अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट I और साइन R अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट R। उसके बाद μ1 बराबर μ2, μ1I इक्वल टू μ2R समीकरण नंबर यहाँ पे सेकेंड मान लेंगे। और इसमें त्रिभुज NCO से Y यानी कि गामा बराबर I प्लस अल्फा, ठीक है, और I बराबर हो जाएगा अल्फा माइनस गामा। इसी प्रकार से गामा माइनस अल्फा NCI में जाएंगे तो इसी तरह इसका भी निकालेंगे। उसके बाद I तथा R का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, और इसका मान जब फर्स्ट में रखेंगे तो आपका समीकरण थर्ड निकल कर आएगा, ठीक है। यदि द्वारक छोटा हो तो छोटे कोण का मान, यानी कि अल्फा बराबर tan थीटा बराबर NP/OP सबका मान रखेंगे, बीटा बराबर गामा बराबर, तो इस सबका मान रखेंगे। उसके बाद इन मानों को समीकरण थर्ड में रखने पर, तो अब समीकरण थर्ड में रखेंगे, इतना रख दिए। उसका अब इसका लघुत्तम लेकर कॉमन लेकर ये दोनों कट जाएगा और अंत में बचेगा इतना, ठीक है। जब इतना बचेगा तो इसमें CP OP CP IP ये सब का मान रखेंगे, तो इतना रखाएगा।
उसके बाद प्लस माइनस का मेंटेन कर लेंगे, इतना हो जाएगा। तो हो जाएगा म्यू2 बट्टा v माइनस म्यू1 बट्टा यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बट्टा आर। आपको इतना ही सिद्ध करना था। अगर उत्तल का भी लेंगे तो इतना ही सिद्ध करना होता है, बशर्ते ये इधर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का प्रश्न यहीं पे ख़त्म हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक कमेंट करें। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।